Assalamualaikum guys, hope so you are fine and you're studying going well. Today I'm here to tell you about how to study chapter number 10 of pharmacology adrenoreceptor blockers. ठीक है, इसको हम जो है adrenoreceptor antagonist भी कहते हैं, sympatholytics भी कहते हैं. ठीक है, sympatholytics जो है ये ऑपोजिट्स होते हैं sympathomimetics के, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9th चैप्टर में हमने पढ़ा. ठीक है, जो 9th चैप्टर में हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनकी यहाँ पे सारा क्या हो जाएगी, रिवर्स चीज़ें हो जाएंगी उसकी. ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उनमें कौन कौन सी अल्फा बीटा रिसेप्टर्स हैं, एड्रेनोरेसेप्टर ब्लॉकेज के एजेंट्स हैं, वो किधर किन में जो है वो डिवाइडेड है, उसमें रिवर्सिबल कौन सा है, इरिवर्सिबल कौन से हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, क्लासिफिकेशन में जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनके नॉन सेलेक्टिव जो हैं वो आगे से फर्दर डिवाइडेड है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में. जो रिवर्सिबल है वो रिमूव हो जाते हैं एक्टिंग के बाद, लेकिन जो इरिवर्सिबल है वो रिमूव नहीं होते, वो लाइफ टाइम बाइंड रहते हैं रिसेप्टर के साथ जब तक कि नेक्स्ट कोई आ नहीं जाता. ठीक है, उन पर एक्ट करने के लिए. उसके बाद हमारे पास अल्फा ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं. ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए वही लिखा हुआ कि इरिवर्सिबल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, रिवर्सिबल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है. ठीक है, और ये कम्पिटेटिव भी होता है. ठीक है, तो इसके बारे में आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है. इनमें कौन कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व है, इनके नाम आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें जो है वो बताया हुआ है हाफ लाइफ के बारे में और इनकी ड्यूरेशन के बारे में. इसके बाद आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. ठीक है, कोई अगर मुश्किल क्वेश्चन है तो तब इसको पूछा जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एमसीक्यू एससीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है. और इसका जो इरिवर्सिबल जो नाम लिखा हुआ है, दूसरा नाम इसका इंसरमाउंटेबल, ये आपको आना चाहिए. एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो पिछला 7th या 8th चैप्टर था उसमें भी उसका जो है पैरासिम्पैथोलिटिक्स के अंदर जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में उसका दूसरा नाम लिखा हुआ था, वो भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और ये भी एमसीक्यूज में आता होता है. तो दोनों नाम आपको आने चाहिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ जाती है हाई यील्ड टर्म्स. ठीक है, हाई यील्ड टर्म्स में जो मैंने मार्क किया हुआ है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ड्रग इन्वॉल्व है. बाकी अपनी सारी इसकी डेफिनेशन जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आपको इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स के बारे में पता होना चाहिए और एपिनेफ्रीन रिवर्सल जो है इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव और उसके बाद एपिनेफ्रीन रिवर्सल, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और ये सारा आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है. इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ से आपने एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था उसके बाद ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेना है. उसके बाद इफेक्ट्स आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स और सेलेक्टिव ब्लॉकर्स के बारे में. ठीक है, जो नॉन सेलेक्टिव्स हैं इनमें आपको बताना चाहिए कि जैसे हमने अल्फा 1 ड्रग्स का पढ़ा था, ये मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं कंट्रैक्शन में. ठीक है, लेकिन जब हम लोग ब्लॉकर्स में देखेंगे तो नॉन सेलेक्टिव जो में तो उसमें कंट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी, डिलेशन हो जाएगी. जो ब्लड प्रेशर है जब डिक्रीज़ करेगा तो ब्रेकिकार्डिया के बजाय ट्रैकिकार्डिया जो है वो वाली रिफ्लेक्स जो है वो अकर होगी. तो इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना. ठीक है, उसके बाद एपिनेफ्रीन रिवर्सल लिखा हुआ है, इसके बारे में ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है. एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन इसके ऊपर मैंने आपको बता दी थी, हाई यील्ड टर्म में लिखी हुई है, वहाँ से आपने पढ़ लेनी है. और ये सारा आपने अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेसर के लिए कौन कौन से हैं और प्रेशर रिस्पांस के लिए कौन कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. देन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो है आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल यूजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एससीक्यू एमसीक्यू दोनों में पूछे जाते हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि ये प्री सर्जिकल मैनेजमेंट में मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि हाइपरटेंशन हो जाए तब इन्वॉल्व होते हैं, या ब्लड प्रेशर कम हो जाए तब जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद H1 एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट्स यानी कि जो एलर्जिक रिसेप्टर्स हैं जब वो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है और उनके जो ये ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं ये भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एपिनेफ्रीन का से रिलेटेड जो लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ओवरडोसेज जब हो जाएगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एपिनेफ्रीन जहाँ भी आएगा ना इस पूरे एएनएस में वो उसके से रिलेटेड हर चीज़ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन और डोपामाइन, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से इनकी हर चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डेफिनेशन, रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, रिवर्स इफेक्ट्स इनके क्या हैं. ठीक है, तो ये टॉक्सिसिटी इसकी क्या है, ये सारी आपको जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामाइन एंड एसिटाइलकोलिन. ठीक है, ये 4 चीज़ों की आपको हर जगह हर चीज़ पता होनी चाहिए. उसके बाद फिनोमेना, ये सारा आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना. ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स. सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो है ये एससीक्यू और एमसीक्यू दोनों में पूछा जाता है. ठीक है, कौन कौन से जो वो हाइपरटेंशन के लिए ड्रग्स जो हैं ये ब्लॉकर्स जो है वो इन्वॉल्व है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉक्सिसिटी आ जाती है. इसकी टॉक्सिसिटी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के बारे में उन्होंने बताया हुआ है. ये सारा आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना. उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स जो है आपने सारे याद करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसमें जो प्रोप्रानोलोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो इसके बारे में भी आपको एडवर्स इफेक्ट्स, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन, इसके फैक्ट्स, इसके रिसेप्टर्स के नाम, हर चीज़ आपको आनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है. इसका टेबल जो लास्ट पे दिया हुआ है उसमें इसकी सारी चीज़ें लिखी हैं वो भी आपको आनी चाहिए और यहाँ पे भी इससे रिलेटेड जो भी डिटेल लिखी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो सारा आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है. इसके रिलेटेड कोई भी एससीक्यू आ जाता है. ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है.
ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स इसके अच्छे से आपको बताना चाहिए, और लोकल एनेस्थीसिया एक्टिविटी में क्या हो रहा है ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ये टेबल आ जाता है। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद ये वाले जो ड्रग्स हैं इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि कौन से लेस लिपिड सोल्यूबल हैं, कौन से जो है नेडोलोल इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग ब्लॉकर, ठीक। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लाइंस आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूजेस, इफेक्ट्स और क्लिनिकल यूजेस आपने हर चैप्टर के अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये सारा आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड आउट कर लेना है, और एससीक्यू के लिए आपने जो है वो टेबल याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टॉक्सिसिटी, ये आपने ज़रूर पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो याद करना है, ठीक है। ये सारा अच्छे तरीके से याद करना है। सीवीएस पे इफेक्ट, सीएनएस पे इफेक्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस्तेमाल से रिलेटेड जो भी लिखा हुआ है ये सारा आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये सारा करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यू में भी और एमसीक्यू में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रग्स यूज इन द ग्लूकोमा। ये भी एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, एससीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड वो कोई भी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म उसको जो है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इंक्रीज एक्विस आउटफ्लो मैकेनिज्म है तो एक इसमें इन्वॉल्व है तो आपको पता होना चाहिए। प्रोस्टाग्लैंडाइड्स में है या वो पूछ लेते हैं ड्रग कौन से इन्वॉल्व है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर जो है एसिटाजोलामाइड जो है इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। एसिटाजोलामाइड जो है इसके बारे में जो पूछा जाता है कि इसमें ड्रग कौन सा इन्वॉल्व है तो वो आपको पता होना चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका मैकेनिज्म क्या है और इसकी जो है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप इससे रिलेटेड जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे लास्ट पे इसका जो है वो टेबल आ जाता है। ये टेबल जो है समरी टेबल, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारे का सारा टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादातर उन्होंने ये जो लिखा हुआ ना प्रोपानोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है ये आपको पता होना चाहिए। कम्पिटेटिव ब्लॉकर है ये आपको पता होना चाहिए। एंजाइना में, हाइपरटेंशन में, ट्रेमर में, माइग्रेन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल यूजेस हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी में जो चीज़ें इन्वॉल्व है कि हम ये क्या कर रहे हैं, सीएनएस की सेडेशन कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये आपको सारा पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आया होता है, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपको इन सबके नाम पता होना चाहिए कि नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स जो उनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, अल्फा ब्लॉकर्स में कौन कौन से हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन से हैं, बीटा 1 कौन सा, बीटा 2 कौन से हैं, बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, और इनके क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी, ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और दुआओं में याद रखें।